सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल 12 मार्च है। पूरे 30 साल पहले 12 मार्च 1993 मुंबई में देश का सबसे बड़ा हमला हुआ था। इंटरनल अटैक जिसको कहते हैं, बॉर्डर पे नहीं, देश के अंदर। लेकिन किया उन्हीं लोगों ने जो बॉर्डर पार से आए थे, या उन्हीं लोगों ने करवाया, अपने लोगों से ट्रेनिंग दिलवाकर, लोगों को पैसा देकर और बाद में उन्हीं लोगों को पनाह देकर अपने देश में आईएसआई द्वारा रची गई एक सबसे बड़ी साजिश थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और इंजर्ड हुए। और आज तक 30 साल गुजर जाने के बाद भी उनकी तकलीफ़ें उसी तरह हैं। बहुत से लोग परमानेंटली इंजर्ड हो गए। कई लोगों के अंदर आज भी वो बम ब्लास्ट के छर्रे उनकी बॉडी में हैं जो निकाले नहीं जा सके। बहुत से लोगों के घर तबाह हुए, काम धंधा बंद हुआ और जख्म अभी तक भी नहीं भरे हैं, इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी। कैसा था वो दिन? 12 मार्च, कल 12 मार्च है। एक दिन पहले हम ये एपिसोड बना रहे हैं उस दर्दनाक घटना की, उस घिनौनी यादें, दुखदाई यादें जो आज तक मुझे एक एक करके याद हैं। 30 साल के बाद भी नहीं भूला हूँ, क्योंकि सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। तो उस दिन की पूरी कहानी संक्षेप में आपको सुनाता हूँ। 12 मार्च फ्राइडे का दिन था। दोपहर की जो नमाज होती है उसकी आखिरी जो पढ़ा जा रहा था। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि जहाँ हमारी क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, उस क्राइम ब्रांच के ऑफिस के अंदर ही ग्राउंड फ्लोर पे एक प्रेस रूम है, जहाँ पे हम सब पत्रकार लोग बैठा करते थे। ऑफिस जाने के पहले क्राइम ब्रांच के मुंबई पुलिस के उस प्रेस रूम में से उस दिन का जो हैंड आउट वगैरह हुआ करता था, प्रेस रिलीज हुआ करती थी, या किसी केस की कोई अंदर की जानकारी हासिल करनी होती थी, वो आधा एक घंटा वहाँ पे गुजार के, उसके साथ में पीछे कैंटीन थी, वहाँ पे चाय वगैरह पी के अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते थे। उसके बिल्कुल साथ सामने एक हज हाउस के साथ लगी हुई एक मस्जिद है, जिसमें से नमाज जब पढ़ी जाती थी उसकी आवाज़ हमें हमारे प्रेस रूम में सुनाई देती थी। तो जैसे ही वो आवाज़ थमी, थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आई। हम सब लोग एकदम चौकन्ने हुए कि ये इतनी बड़ी आवाज़ आज तक हमने कभी मुंबई में नहीं सुनी थी। बहुत बड़े आवाज़, और एकदम ऐसी जैसे कुछ शैटर हो गया होता। हम आपस में 3-4 लोग ही थे, हम ज़्यादा लोग नहीं थे। बात कर ही रहे थे कि एसीपी इंचार्ज जो पब्लिक रिलेशन देखा करते थे, उनका नाम है अनिल तलपड़े। वो भागे भागे आते हैं यूनिफॉर्म में, इधर उधर अपनी गाड़ी ढूंढते हैं। उनकी एम्बेसडर गाड़ी जो उनको मिली हुई थी सरकारी, वो उनको नज़र नहीं आई। मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था। अब ड्राइवर को ढूंढें तो कहाँ से ढूंढे? भागते हुए प्रेस रूम में आए और मुझे आवाज़ मारी, बलजीत भाग, जल्दी आ। मैं बोला, सर क्या हो गया तलपड़े साहब, इतना घबराए हुए क्यों हो? बोला, तुम्हारी गाड़ी है ना? मैं, क्या है? तो मेरी गाड़ी प्रेस रूम के साथ ही कैंटीन के बाहर खड़ी रहती थी, फिएट गाड़ी थी। और मेरा ड्राइवर था संजय, केरला का था, क्रिश्चियन लड़का था, फर्स्ट नाम संजय था। वो आज भी मेरी उससे बातचीत होती है तो पुरानी बातें हम याद करते हैं। तो तलपड़े साहब ने संजय को बोला, जल्दी गाड़ी निकाल। तो जो आउट गेट था वो हमारे प्रेस रूम के साथ ही था, लेकिन उसको बंद रखा करते थे ताकि अनऑथोराइज एंट्री ना हो। तो तलपड़े साहब ने हवलदार को बुला के जल्दी से वो जो ताला लगा हुआ था वो खुलवाया गेट का, और आप आगे बैठ गए। संजू गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बैठ गया, यूनिफॉर्म में, एसीपी तलपड़े, अनिल तलपड़े। वहीं से बाहर निकलो तो लेफ्ट साइड से जाके जो मेन रास्ता है तो बहुत घूम के जाना पड़ता था।
तो उन्होंने नो एंट्री राइट में मारी। सामने से आ रही गाड़ियों को अपना वो यूनिफॉर्म वाला हाथ बाहर निकाल के उनको साइड में करते रहे, और हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के पास जो छोटा कट था रोड पे, वहाँ से गाड़ी लेफ्ट लेके सीधी रोड पे डाली वीटी स्टेशन के पास से, और सीधे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग जो बॉम्बे की है वहाँ पे पहुँचे। तलपड़े साहब को कंट्रोल रूम से पता चला था कि स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। तो मुझे वहाँ तक जब टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग तक पहुँचे तो उन्होंने बताया कि बहुत सीरियस कुछ हो गया है, स्टॉक एक्सचेंज हैज़ बीन अटैक्ड, एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे बहुत बड़ी भीड़ ऑलरेडी इकट्ठी हो चुकी थी। तो तलपड़े साहब गाड़ी से निकले बाहर, भागे और अंदर चले गए। संजू को मैंने बोला कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दे, लेकिन ऐसी जगह पे खड़ी करना कि ट्रैफिक को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मालूम था कि कुछ समय में यहाँ पर बहुत बड़ी गिनती में एम्बुलेंसेस, ये वो लोगों के रिश्तेदार, दूसरे लोग पहुँचेंगे। और तंग सड़कें हैं स्टॉक एक्सचेंज के आसपास, गलियों जैसी सड़कें हैं छोटी छोटी, बहुत कंजेस्टेड एरिया में मुंबई का वो स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ है, जिसको BSE कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दलाल स्ट्रीट उस गली का नाम है, रोड का नाम, जहाँ पे वो स्ट्रीट इसीलिए लिखते हैं कि छोटी सी गली है वो। वहाँ पे देखा थोड़ी देर के बाद एक एक करके बेसमेंट से और ऊपर पे कुछ फ्लोर्स में से इंजर्ड लोगों को BSE के स्टाफर उठा उठा के हाथों पे, कंधों पे अंदर से इंजर्ड लोगों को लेके आ रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत बुरी तरह जख्मी थे। मुझे याद है एक लेडी थी साड़ी में, वो बाद में पता चला वो डिप्टी मैनेजर थी वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में। उनको पूरा जिस्म जला हुआ और साड़ी जो थी वो चिथड़े उड़े हुए थे उसके। इस किस्म का मंजर हमने देखा। अचानक मैंने देखा 3-4 नेवी के जवान जो डागरी में थे, ऊपर से लेके नीचे तक एक ही ड्रेस होती है, जो पजामा शर्ट मिली होती है उसको डगरी कहते हैं, वो पहने हुए वो कहीं नेवी से डॉक यार्ड से आ रहे थे अपने ट्रकों में, और नेवी नगर जा रहे थे और रास्ता वही पड़ता था। तो उसमें मैंने 3-4 सरदार जी लोग खड़े देखे पीछे, तो मैंने भाग के उनको रोका। साथ में 2 और 3-4 लड़के थे स्टॉक एक्सचेंज के, उनके साथ उनको बताया कि ऐसे ऐसे बहुत बड़ा हादसा हो गया, आप ज़रा हमारी हेल्प कीजिए। आप देखिए नेवी के जवान, जिनमें सिर्फ 3-4 पंजाबी थे, बाकी सब देश के अलग अलग प्रांतों से आए हुए, उन्होंने किसी का हुक्म नहीं उड़ीका। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा JCO क्या कहेगा, हमारा CO क्या कहेगा। छलांगे लगा के उतरे और अंदर सब के सब भागे। वो 35-40 लोग थे वो 2 ट्रकों में। उन्होंने बहुत हेल्प किया नेवी के जवानों ने। और जब बाहर आए वो आधे घंटे के अंदर अंदर, 20 मिनट तक हम लोग वहाँ से, आधा घंटा नहीं, 20 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने मेरे हिसाब से दर्जनों लोगों को निकाला। और सबकी उस जो लाइट ब्लू कलर की उनकी यूनिफॉर्म थी, थोड़ी सी लाइट ब्लू से भी थोड़ा हट के रंग था, वो बहुत से जवानों के कपड़ों पे खून लगा हुआ था। इतने में ACP तड़पड़े फिर भागे आए और बहुत से लोगों को इंस्ट्रक्शन देने लगे। एम्बुलेंस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, और पूरी हफड़ा दफड़ी। वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, लेकिन उस नेवी के जवानों ने बहुत बड़ी हेल्प की, वो मुझे आज तक याद है। इतने में एक दूसरे धमाके की आवाज़ आती है, वो उससे भी ज़्यादा बड़ा धमाका था। फिर हम लोग परेशान, ACP तड़पड़े फिर भागे आए, बोले फिर वही बात, बल्कि गाड़ी निकालो। मैं संजू को ढूंढ रहा हूँ भीड़ में, वो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन गाड़ी मुझे पता थी कहाँ पार्क है। वहाँ गए तो संजू गाड़ी में था। फिर उसी तरह तलपड़े सब आगे बैठे, भीड़ को हटाते हुए, शाउट करते हुए। बहुत जिंदा दिल इंसान थे अनिल तलपड़े। बड़े हैंडसम जवान, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, मूछ बड़ी बड़ी रखते थे और वाह बहुत लगता था उनका। तो भीड़ को हटाते रास्ते में फिर बताया कि एयर इंडिया बिल्डिंग में भी ब्लास्ट हो गया। अब देखिए, स्टॉक एक्सचेंज हाई राइज अपार्टमेंट है, कोई 20-25 फ्लोर होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं।
इसी तरह एयर इंडिया भी हाई राइज अपार्टमेंट, एयर इंडिया बिल्डिंग मेरिन ड्राइव के कॉर्नर पे ओबराय होटल के साथ बहुत ऊंची बिल्डिंग है, एयर इंडिया का हेडक्वार्टर। लेकिन और भी बहुत सारे ऑफिस वहाँ थे। तो हम वहाँ से निकले, फिर ट्रैफिक को चीरते हुए लोगों में सड़कों पे हमने हफड़ा दफड़ी देखी। लोग सब दफ्तर वफ्तर बंद करके अपना निकल रहे थे घरों के लिए। साउथ जो नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक था वो सब भरा हुआ, शहर के अंदर आने की सड़कें सब खाली थी। वहाँ से निकले हम, कुछ मिनटों के बाद एयर इंडिया बिल्डिंग पहुँचे तो एमएन सिंह जो ज्वाइंट कमिश्नर थे तभी, अमरजीत सिंह सामरा पुलिस कमिश्नर थे, उनके जूनियर थे एमएन सिंह, वो वहाँ पे खड़े वायरलेस पे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, कंट्रोल्स को बता रहे थे। सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस सामरा साहब से बात कर रहे थे, तो मैं उनके पास जाके खड़ा हो गया। एज यूजल तलपड़े सब फिर कहीं भीड़ में गुम हो गए, अंदर चले गए बिल्डिंग में लोगों की मदद करने के लिए, गाइड करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए अंदर गया, लेकिन तभी फायर ब्रिगेड ने और पुलिस फोर्स ने कार्डन करना शुरू कर दिया था एरिया। मैंने इतना देखा कि ग्राउंड फ्लोर पे जो एक छोटा विंग था जिसमें एयर मॉरिशस का टिकटिंग ऑफिस हुआ करता था, तो वहाँ पे पूरे कांच बिखरे हुए, काफ़ी लोग जख्मी हुए। साथ वाली जो मेन एयर इंडिया बिल्डिंग है उसके सब कांच टूटे हुए। बहुत बार उस बिल्डिंग में जाते थे, उनके जो उस समय पे पीआरओ थे जितेंद्र भार्गव, उनके ऑफिस में अक्सर जाया करते थे। उसके पहले जो पीआरओ हुआ करते थे मिस्टर महात्रे और सट्टा वाला, उनके साथ बहुत बार मिलना गिलना होता था। खैर पुरानी यादें सब आने लगी जब वो वहाँ पे इतनी बड़ी तोड़ फोड़ का मंजर देखा। ये तो अच्छी खुशकिस्मती है कि ये दोनों बिल्डिंगें बहुत मजबूती से बनाई गई थी। एयर इंडिया में लॉबी में ब्लास्ट हुआ, स्टॉक एक्सचेंज की बेसमेंट में ब्लास्ट हुआ। अगर कहीं उनकी फाउंडेशन कमज़ोर होती, कभी हेरा फेरी करके मिक्स करके इमारतें बनाई होती, तो पूरी की पूरी इमारतें ढह जाती थी। इतना बड़ा इम्पैक्ट था इन ब्लास्ट का। जैसे मैं घूम के बाहर आया तो एमएन सिंह सामरा साहब से वाकी टॉकी पे बात कर रहे थे। मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था वो, तो मुझे उनकी बात करने के लहजे से पता चला कि वो सीपी से बात कर रहे हैं। तो मैंने पीछे से शाउट करना शुरू किया कि सिंह साहब, समरा साहब को बोलो कि एक अपील इमीडिएटली ड्राफ्ट की जाए, 1.5-2 पैरे की, ज़्यादा लंबी मत हो, बॉम्बे पुलिस की तरफ से, जिसमें ये कहा जाए कि लोगों को शांति बनाए रखना चाहिए। ये कोई अंदर के लोग नहीं है, ये देश के दुश्मनों की साजिश है। लोगों को अपना एकता, शांति, अमन, भाईचारा बना के रखना चाहिए, देश के दुश्मनों के हाथ में नहीं खेलना चाहिए। इस किस्म की एक भावनाओं को व्यक्त करता हुआ प्रेस नोट इमीडिएटली अपील बना के ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे चलाई जानी चाहिए। तो मैं जब ये सिंह साहब को बार बार बोलते जा रहा था, मुझे मालूम था कि वो वायरलेस मुझे नहीं देंगे अपना वाकी टाकी से, तो कुछ सरकारी तंत्र मंत्र है वो। तो लेकिन सामरा साहब ने मेरी पीछे से जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुन ली और सिंह साहब को बोले कि बलजीर कुछ कह रहा है, इसकी बात सुनो। तो सिंह साहब को मैंने फिर ब्रीफ किया, उन्होंने सामरा साहब को बताया और सामरा साहब ने इमीडिएटली एसीपी थे वहाँ पे, अवस्थी, 2 भाई थे, ट्विन ब्रदर थे, दोनों एसीपी थे। अब मुझे याद नहीं वो सुभाष था कि शरद था, दोनों में से एक भाई को समरा साहब ने ड्यूटी लगाई कि इमीडिएटली एक अपील तैयार करके ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे पढ़ी जाए। तो मुझे याद है वो अपील, एयर इंडिया का जो ऑफिस था वो भी नज़दीक ही है, दूरदर्शन थोड़ा दूर था, लेकिन अवस्थी साहब ने बहुत हिम्मत करके बहुत जल्दी जल्दी वो अपील ड्राफ्ट की, जो ऑल इंडिया रेडियो पे पढ़ी गई और बार बार रिपीट होती रही और दूरदर्शन पे वो अपील पूरा दिन रिपीट होती रही और उसका बहुत बड़ा असर हुआ। लोगों ने बहुत उसको सुना और उसकी तारीफ की कि मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। एक लोगों में एक हौसले की बात बनी रही।
और पूरी फोर्स को समरा साहब ने ऐलान किया कि कोई आदमी पुलिस स्टेशन में नज़र नहीं आना चाहिए। सबके सब जो उस समय पे कोई 40-42 हज़ार पुलिस फोर्स थी। एवरी मैन एंड ऑफिसर शुड बी ऑन द स्ट्रीट्स। हर आदमी को सड़क पे होना चाहिए। लोगों की मदद करो, लैंड ऑर्डर मेंटेन करो, पुलिस स्टेशन छोड़ दो। तो एक दो ऑफिसर पुलिस स्टेशन में रहे, बाकी सब सड़कों पे। इतना बड़ा बंदोबस्त मिनट्स के अंदर समरा साहब ने किया। शायद वही एक बात थी कि इतना बड़ा ब्लास्ट होने के बाद भी मुंबई में एक भी कोई आपसी भाईचारे को तोड़ने की छोटपुट घटना भी नहीं हुई। हालांकि कुछ महीने पहले मुंबई ने बहुत बड़े रॉयट्स देखे थे। बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद कम्युनल रॉयट्स, बहुत लोग मरे थे उसमें, बहुत अशांति हुई थी। और तभी मुंबई के पुलिस कमिश्नर को बदल के समरा साहब को थाना से ला के मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। खैर, तो वहाँ से जब देखा कि अब ठीक यहाँ पे चल रहा है, तो तीसरे ब्लास्ट की खबर आई वर्ली में, जो सबसे खतरनाक ब्लास्ट था। एक डबल डेकर लोकल बस में वो ब्लास्ट किया गया और उसके आसपास की 150-200 गज की दूरी तक जितनी इमारतें थी, जिनमें पासपोर्ट ऑफिस जो था उस वहाँ तक, और दूसरी तरफ जो इमारतें थी रेसिडेंशियल और कमर्शियल, सबके कांच टूटे हुए। और सबसे ज़्यादा लोग वर्ली में उस जगह पे इंजर्ड हुए थे। और जहाँ पे वो ब्लास्ट हुआ था बस में, उसके नीचे बहुत बड़ा एक खड्डा पड़ गया था रोड के ऊपर। जो लोग वहाँ पे, बुरी हालत थी जो देखा हमने। वहाँ से निकलते करते करते शाम के 7 बजे, मैंने 1-1:30 बजे से ये शुरू हुआ था, 7, सवा 7 बजे समरा साहब को जो आखिरी ब्लास्ट हुआ था सीरॉक होटल बैंड्रा में समुद्र के किनारे, वहाँ पे समरा साहब को मैंने जाके मिला उनसे। पूरे ब्लास्ट की इंफॉर्मेशन ली। कुछ मेरे पास, मैं तकरीबन 6-7 साइट देख चुका था। दादर, साइन, एयरपोर्ट वगैरह रह गया था, लेकिन बाकी जो वेस्टर्न साइड में जितना था वो सारी साइट ब्लास्ट की मैं खुद देख के, पुलिस कमिश्नर से बात करके, वहाँ जो बातें हुई, अभी इतना समय नहीं है, फिर कभी आपको बताएंगे, शायद पहले बता चुका हूँ। वहाँ से वापस अपनी गाड़ी पे मैं कोलाबा आया अपने ऑफिस में दिल्ली में। आके पूरी 3-3.5 घंटे लगा के वो रिपोर्ट बनाई, एक एक बात। और रात के 2:30 बजे मैं अपने घर पहुंचा। पूरे दिन की वो पेज जब तक अखबार छपा नहीं, प्रिंटिंग के लिए नहीं चला गया। बहुत सारे रिपोर्टर जॉब पे थे, कोऑर्डिनेट करना था। मैं सीनियर आदमी था, शायद चीफ रिपोर्टर था तभी, याद नहीं मुझे, लेकिन बहुत काम पूरी रात तक हमने किया। 2:30 बजे मैं घर पे पहुंचा। ये उस दिन की याद आज तक मुझे याद है। लेकिन क्या हमने उससे कुछ सीखा? जितना सीखना चाहिए था उतना नहीं सीखा। अगर सीखा होता तो 15 साल के बाद इसी किस्म का एक और बड़ी घटना जो 2008 में हुई, जिसमें 10 पाकिस्तानी लोग आके मुंबई में हमला करके चले जाते हैं, वो अपने आप में एक कहानी है। समुंदर के रास्ते जो पाकिस्तान से क्रिमिनल टेररिस्ट स्मगलर आते हैं, उन पे अभी तक भी अंकुश नहीं लगा है। आज भी गुजरात कोस्ट में, मुंबई कोस्ट पे ड्रग की और हथियारों की स्मगलिंग जारी है। समुद्र बहुत बड़ा है। आज भी ये, अगर आज ड्रग और हथियार आ सकते हैं, और भी बहुत कुछ आ सकता है। वो कोई इतने बड़े लेवल पे हमने सीखा नहीं जितना सीखना चाहिए था। और आखिरी बात, उस इतने बड़े कांड के जितने बड़े दोषी थे, वो आज तक भी कानून के शिकंजे से बाहर हैं। उनको अभी तक वापस भारत नहीं लाया जा सका। मुझे लगता है सबसे बड़ी नाकामी हमारी यही है कि 30 साल के बाद हम उन लोगों को, दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, टागर मेमन, उसका भाई, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको हम वापस ला के कटहरे में क्यों खड़ा नहीं कर सके? ये सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ फिर लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।